हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस के प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। तो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रकार निम्नलिखित हैं सिवाय किसके? तो ए क्षैतिज एफडीआई, बी प्रबंधन अनुबंध, सी ऊर्ध्वाधर एफडीआई या डी कांग्लोमरेट एफडीआई। हमारा जो राइट आंसर होगा बी प्रबंधन अनुबंध होगा। बात करते हैं इसके विषय में की पॉइंट्स क्या क्या है कि क्षैतिज एफडीआई, ऊर्ध्वाधर एफडीआई और कांग्लोमरेट एफडीआई के विभिन्न प्रकार हैं। प्रबंधन अनुबंध एफडीआई का हिस्सा नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से तात्पर्य एक देश द्वारा दूसरे देश में विनिर्माण, व्यवसाय या किसी निगम को खरीदने में निवेश के माध्यम से किया गया निवेश है। यह आमतौर पर प्रतिभूतियों और शेयरों के माध्यम से किया जाता है। WTO के अनुसार एफडीआई तब होता है जब एक देश में स्थित निवेशक संपत्ति का प्रबंधन करने के इरादे से दूसरे देश में संपत्ति हासिल करता है। एफडीआई में से विदेशी पूंजी प्रवाह बढ़ता है जिससे देश के आर्थिक उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद मिलती है और आमतौर पर इसे अन्य प्रकार के निवेशों पर प्राथमिकता दी जाती है। यह निवेश ऋण रहित और अस्थिर है और उनका लाभ परियोजनाओं के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एफडीआई की प्रकार की बात करते हैं कि प्रविष्ट के आधार पर ग्रीनफील्ड निवेश, इसमें किसी विदेशी देश में एक पूरी तरह से नई कंपनी विकसित करना शामिल है। इससे अधिक पूंजी प्रव्यय होता है और सभी तकनीकी जानकारी और प्रबंधकीय कौशल का हस्तांतरण होता है। ब्राउनफील्ड निवेश, इसमें किसी विदेशी देश में पहले से स्थापित व्यवसाय का अधिग्रहण शामिल है। यह निवेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने में मदद करते हैं। गतिविधि के प्रकार के आधार पर इसमें क्षैतिज एफडीआई, यह विदेशी व्यापार में निवेश को संदर्भित करता है जो कि घरेलू देश में किए गए व्यापार के समान है, जैसे कोका कोला और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ऊर्ध्वाधर एफडीआई, ऊर्ध्वाधर की बात करें पिछड़ा एफडीआई, यहाँ घरेलू देश की फर्म उत्पादन के लिए इनपुट के रूप में उपयोग करने के लिए विदेशी देश से संपत्ति प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया आयोग संबंधित है। ए पंचायती राज से, बी चुनाव आयोग की शक्तियों से, सी केंद्र सरकार और राज्य संबंधों से या डी भूमि सुधार से। ऑप्शन सी केंद्र और राज्य संबंधों से। बात करते हैं इसके विषय में। सरकारिया आयोग गृह मंत्रालय ने 9 जून 1983 को न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में श्री बी शिवरामन और डॉक्टर SR सेन को सदस्य बनाकर सरकारिया आयोग नामक एक आयोग का गठन किया। आयोग ने सभी क्षेत्रों में शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों के संबंध में संघ और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं के कामकाज की जांच और समीक्षा की है और इसे बदलावों या अन्य उपायों की सिफारिशें की हैं जो उचित हो सकते हैं। अंतरराज्य परिषद और उसके सचिवालय के संबंध में आयोग की मुख्य सिफारिशें हैं कि परिषद को अनुच्छेद 263 के खंड बी और सी के संपूर्ण दायरे को शामिल करते हुए व्यापक रूप से कर्तव्य सौंपे जाने चाहिए। परिषद को राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और सलाह देने की शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि स्वतंत्र स्थायी सचिवालय के बिना परिषद अपनी विश्वसनीयता स्थापित नहीं कर पाएगी। बैठकों की प्रकृति और प्रतिभागियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए परिषद के सचिवालय में उपयुक्त स्टाफ होना चाहिए और इसे केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, आयोग के सिफारिश की दोहरी राजनीति में नीतियों के समन्वय और कार्यान्वयन, विशेष रूप से सामान्य हित और साझा कार्रवाई के बड़े क्षेत्रों को देखते हुए संपर्क, परामर्श और बातचीत की एक सतत प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जिसके लिए एक उचित मंच आवश्यक है। आयोग ने पाया कि संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्तियां कई क्षेत्रों में एक ही समय पर होती हैं और इस तरह संघ सूची और राज्य सूची में के मामलों में
का विभाजन पूर्ण नहीं है, कई प्रविष्टियां एक ही समय पर होती हैं। राज्य वित्तीय संसाधनों और कई प्रशासनिक मामलों में संघ पर निर्भर है। आयोग ने 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि बंगाल में वर्ष खालिस्तान में अकाल पड़ा था। ए 1942 में, बी 1940 में, या सी 1943 में, या डी 1939 में। तो जो ऑप्शन सी 1943 को। बात करते हैं इसके विषय में की पॉइंट्स क्या क्या हैं कि वर्ष 1943 में पड़ा बंगाल का अकाल भारत का सबसे विनाशकारी अकाल था, जिसमें बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। बंगाल के अकाल का मुख्य कारण चावल की कमी और इसके मूल स्तर में अत्यधिक वृद्धि थी, जबकि कुछ शास्त्री इस बात की वकालत करते हैं कि अकाल ब्रिटिश सरकार की नीतियों की विफलता का परिणाम था। अकाल का अर्थ है अकाल की विशेषता भूखमरी के कारण होने वाली व्यापक मौतों और दूषित पानी या सड़ने वाले भोजन के जबरन उपयोग के परिणाम स्वरूप होने वाली महामारी और भूखमरी तथा कुपोषण से कमजोर होने के कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी है। प्रकृति आपदा घटित होने के कारण खाद्यान्न का कुल उत्पादन कम हो जाता है, जिससे भोजन की कमी हो जाती है और मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। उच्च कीमतों पर लोग पर्याप्त भोजन खरीदने में असफल हो जाते हैं। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इससे भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। व्यापक भूखमरी अकाल का रूप ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? हमारे ऑप्शन ए कयाल को, बी शिमला को, सी मनाली को, या डी खाजियार को। राइट आंसर होगा खाजियार को। बात करते हैं खाजियार के विषय में की पॉइंट्स क्या क्या है। भारत के मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में लोकप्रिय खाजियार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। निकटतम प्रसिद्ध पहाड़ियां इलाका डलहौजी खाजियार से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। खाजियार को 1992 में श्री बिली टी विलेजर उप सलाहकार और स्विट्जरलैंड के चांसरी के प्रमुख द्वारा विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाया गया था और उन्हें इससे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड नाम दिया था। उन्होंने खाजियार स्विस राजधानी बर्न 6194 किलोमीटर की दूरी को दर्शाने वाले पीले स्विस लंबी पैदल यात्रा पद का नाम का तख्ता भी लगाया। एडिशनल इंफॉर्मेशन हिमाचल प्रदेश के बारे में कि राजधानी शिमला ग्रीष्मकालीन है, धर्मशाला शीतकालीन है। स्थापित 25 जनवरी 1941 को हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ला हैं। बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श के किस क्रांति के आदर्श वाक्य के रूप में उत्पन्न हुए? ए चीनी क्रांति, बी अमेरिकी क्रांति, सी फ्रेंच क्रांति, या डी रूसी क्रांति। बात करते हैं राइट आंसर ऑप्शन सी फ्रेंच क्रांति। इसके विषय में बात करते हैं की पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श वाक्य के रूप में उत्पन्न हुए, जो 1989 में शुरू हुई। बात करते हैं कि ये सिद्धांत पुराने आदेश की असमानताओं को पार करते हुए अपने नागरिकों के अधिकारों को समानता पर अधिक आधारित समाज के लिए क्रांतिकारी आकांक्षाओं के प्रतीक बन गए। इस आदर्श वाक्य को बाद में फ्रांसीसी गणराज्य द्वारा अपनाया गया, जिसमें इन सार्वभौमिक सिद्धांतों में निहित लोकतांत्रिक शासन संरचना के लिए इसके मूल मूल्यों और आकांक्षाओं को शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बीच स्थित है? ए भारत और नेपाल, बी नेपाल और भूटान, सी नेपाल और तिब्बत, डी भूटान और तिब्बत। हमारा जो राइट आंसर होगा सी होगा नेपाल और तिब्बत में। बात करते हैं इसके विषय में की पॉइंट्स क्या क्या कि विश्व का सबसे ऊंचा स्थान दक्षिणी एशिया में बृहद हिमालय के शिखर पर स्थित है। यह नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सीमा पर स्थित है।
माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वतमाला का एक ऊंचा शिखर है। यह पृथ्वी पर सबसे ऊंचा बिंदु है जिसकी ऊंचाई 8849 मीटर यानी 29,32 फीट है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, किस पर्वत का नाम 19वीं सदी के मध्य में भारत के पूर्व महासर्वेक्षण जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। चोमुलुंगमा विश्व की मातृ देवी है का तिब्बती नाम है। नेपाली नाम सागरमाथा के कई अर्थ हैं। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के पर्वतारोही और उनके तिब्बती गाइड तेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। उन्होंने 1953 में संयुक्त रूप से शिखर पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। एवरेस्ट की ऊंचाई का पहला माप 1856 में लिया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप के अपने महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण में ब्रिटिश सर्वेक्षणकर्ताओं के नोट किया कि एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 7, कि द एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है? ए सानिया मिर्जा, बी कल्पना चावला या सी दीपिका पादुकोण या डी प्रियंका गांधी। हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन बी कल्पना चावला की होगी। बात करते हैं की पॉइंट्स कि द एज ऑफ टाइम भारत में जन्मी नासा अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जीवनी है। यह पुस्तक उनके पति जिन पैरे हैरिसन द्वारा लिखी गई थी और इसमें भारत में उनके जन्म से लेकर अमेरिका में स्नातक की पढ़ाई तक के उनके जीवन का उल्लेख किया गया है, जिसके बाद 1994 में नासा के अंतरिक्ष यात्री दल में उनके चयन के साथ एरोस्पेस करियर का समापन हुआ। इनके अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण और 2 अंतरिक्ष शटल उद्यानों 1997 में STS-87 और 2003 में कष्टपूर्ण STS-107 का विवरण दिया गया है। एक तरफ आपके हैं प्रसिद्ध व्यक्ति, एक तरफ है उनकी जीवनी, तो ये लोग आप लोग नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ए शिक्षा का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, डी समानता का अधिकार। ऑप्शन डी समानता का अधिकार। बात करते हैं की पॉइंट्स कि अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 ए शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 1922 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। एक तरफ आपके अनुच्छेद और विवरण है। अनुच्छेद 14 में क्या क्या है? कानून के समक्ष समानता, राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या समान सुरक्षा कानून से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध होगा। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के सार्वजनिक मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है और आपके अनुच्छेद हैं जिन आप लोग देख लेना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि खाली स्थान तक थी। ए 1951 से 1956, बी 1949 से 1954, सी 1950 से 1955 या डी 1947 से 1952। हमारा जो राइट आंसर ए 1951 से 1956 तक। बात करते हैं इसके विषय में की पॉइंट्स कि प्रथम योजना 1951 से 1956 तक रही। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हैरोल्ड बोमर मॉडल पर आधारित थी। इसके तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा उपराष्ट्रपति थे। इसमें मुख्य रूप से बड़े बांधों और सिंचाई के निवेश सहित कृषि क्षेत्र को शामिल किया गया। एक तरफ आपकी पंचवर्षीय योजना है, एक तरफ आपकी अवधि है। इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी? ए 24.3%, बी 10%, सी 18% या डी 16%। हमारा जो राइट ऑप्शन ए 24.3% होगा।
बात करते हैं की पॉइंट्स कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 24.3% आबादी माध्यमिक कार्यों में लगी हुई है। द्वितीय क्षेत्र, जिसे कभी कभी उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, द्वितीय क्षेत्र में कच्चा माल, द्वितीय प्रसंस्करण, खाद्य उत्पादन, कपड़ा निर्माण और उद्योग शामिल हैं। भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय उद्योग का हिस्सा 23% है। एडिशनल इंफॉर्मेशन कि किसी अर्थव्यवस्था की व्यावसायिक संरचना अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा को संदर्भित करती है। कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन सभी प्राथमिक उद्योगों के उदाहरण हैं। विनिर्माण और निर्माण गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र शामिल हैं। तृतीयक सेवाओं में परिवहन, संचार, व्यापार आदि शामिल हैं। अधिकांश भारतीय श्रमिकों के लिए प्राथमिक क्षेत्र उनकी आय का प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं? ए अनुच्छेद 23 और 24, बी 19 और 22, अनुच्छेद 25 से 28 या डी अनुच्छेद 14 से 18। हमारा जो राइट ऑप्शन सी होगा अनुच्छेद 25 से 28 तक। बात करते हैं इसके विषय में कि क्यू पॉइंट्स क्या करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25 अतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 व्यक्तियों को किसी भी अवस्था, आस्था और या विश्वास को रखने और यदि वे चाहें तो अपना धर्म बदलने के अधिकार की गारंटी देता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों को धार्मिक और यमूर्त उद्देश्यों के लिए अपने स्वयं के संसाधन स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म के प्रचार के लिए स्वतंत्रता के रूप में कर देने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 नागरिकों को करों के माध्यम से किसी धर्म या में योगदान करने का अधिकार देता है, भले ही वह उनका अपना धर्म ना हो। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 के अनुसार छात्रों को उनके धर्म से संबंधित धार्मिक गतिविधियों या पूजा में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन 10वें सिख गुरु थे? ए गुरु नानक, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु रामदास या डी गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन ए डी गुरु गोविंद सिंह। बात करते हैं इनके विषय में कि की पॉइंट्स क्या क्या हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 5 जनवरी 1916 से 66 को पटना, बिहार में हुआ था। वह 24 नवंबर 1675 को 9 साल की आयु में गुरु बने। वह सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु थे। उन्होंने सिख धर्म के 5 का की शुरुआत की, जो उन 5 वस्तुओं को संदर्भित करता है जिन्हें एक खालसा सिख को हर समय पहचानना चाहिए। ये इस प्रकार हैं: केस बिना कटे बाल, कंघा बालों के लिए लकड़ी की कंघी, कृपाण लोहे का कृपण, कड़ा एक लोहे का कंगन, कचेरा सूती बांधने योग्य वस्त्र। एडिशनल इंफॉर्मेशन, गुरु तेग बहादुर वह सिख धर्म के 10 गुरुओं में से 9वें गुरु थे। 1675 में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का सिर कलम कर दिया था। गुरु नानक देव वह सिख धर्म के संस्थापक थे। उनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में पाई जाती हैं। गुरु नानक ने एक ईश्वर की पूजा पर जोर दिया था। उन्होंने लंगर प्रथा की भी शुरुआत की थी। नेक्स्ट बात करते हैं गुरु अंगद, वह सिख धर्म के 10 गुरुओं में से दूसरे गुरु थे। उन्होंने गुरुमुखी लिपि का भी विकास किया था। गुरु अर्जुन देव ये 5वें गुरु थे। उन्होंने आदि ग्रंथ नामक सिख धर्म ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण में संकलन का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अमृतसर में प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया, जो स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें मुगल सम्राट जहांगीर ने मार डाला था। नेक्स्ट बात करते हैं गुरु रामदास। गुरु
ये 10वें गुरुओं में से चौथे गुरु थे। उन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गुरु हरगोविंद, वह गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे और उन्हें सैनिक संत के नाम से भी जाना जाता है। वह 10 गुरुओं में से छठे गुरु थे। उन्होंने एक छोटी सी सेना संगठित की और धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने वाले पहले गुरु बने। गुरु हर राय, वह 10 गुरुओं में से 7वें गुरु थे। उन्होंने मुगल शासक शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा सिकोह को आश्रय दिया, जिसे बाद में औरंगजेब ने मार दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि सिख गुरुओं का पदक्रम: पहले गुरु नानक थे, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु हर राय, गुरु हरकिशन और हर तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अक्सर किस शासक के दरबार में गाते थे? ए शेरशाह सूरी, बी अकबर, सी फिरोज शाह तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। बात करते हैं ऑप्शन बी अकबर के। तानसेन वह एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार थे जिन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महानतम प्रतिपादकों में से एक माना जाता है। वह एक संगीतकार, गायक और वादक थे और उन्हें कई रागों और तालों का बनाने का श्रेय दिया जाता है जो आज भी उपयोग किए जाते हैं। तानसेन एक कवि भी थे और उन्होंने कई भक्ति गीत भी लिखे। वह मुगल बादशाह अकबर के दरबारी संगीतकार थे और कहा जाता है कि उनके संगीत का इतना शक्तिशाली प्रभाव था कि यह जंगली जानवरों को भी शांत कर सकता था। तानसेन आज भी भारत में पूजनीय है और ग्वालियर में उनकी कब्र एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। अकबर की बात करें, वह तीसरे मुगल बादशाह थे जिन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया था। भारतीय इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक माने जाने वाले अकबर कला और संस्कृति के संरक्षक थे। उन्होंने एक मजबूत केंद्रीय सरकार की भी स्थापना की और मुगल साम्राज्य को उनकी सबसे बड़ी सीमा तक विस्तारित किया। एडिशनल इंफॉर्मेशन की शेरशाह सूरी, वह भारत में सूर साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने 1540 से 1545 तक शासन किया था। उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे योग्य और सफल शासकों में से एक माना जाता है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, वह तुगलक वंश का एक मुस्लिम शासक था। उन्होंने 1351 से 1388 तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया था। वह राजवंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के वंशज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बगदाद किस देश की राजधानी है? ए सऊदी अरब, बी कुवैत, सी इराक, डी अफगानिस्तान। ऑप्शन सी इराक की। बात करते हैं की पॉइंट। बगदाद इराक गणराज्य की राजधानी है। 2011 के अनुसार बगदाद की जनसंख्या लगभग 70,16,040 है, जो इस इराक का सबसे बड़ा शहर है। अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर और पश्चिमी एशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है। जनसंख्या 2018 तक का अनुमान 81,56,755 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी शब्द गढ़ा? ए कविचंद्र कालीचरण पटनायक, बी केलुचरण महापात्रा, सी राजा राममोहन राय या डी रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा जो राइट आंसर ए कविचंद्र कालीचरण पटनायक। बात करते हैं इनके विषय में की पॉइंट्स क्या कि ओडिशा की शास्त्रीय नृत्य शैली को उड़ीसा कवि नाटककार और शोधकर्ता कविचंद्र कालीचरण पटनायक ने ओडिसी नाम दिया था। कविचंद्र कालीचरण पटनायक, उन्हें अक्सर कविचंद्र कहा जाता था। वे एक प्रसिद्ध ओडिशाई लेखक और कलाकार थे। उन्होंने ओडिसी थिएटर, नृत्य और संगीत के क्षेत्र में योगदान दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ओडिशा फिल्म के शुरुआती विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 23 दिसंबर 1898 को उनका जन्म बदम्बा में हुआ था, जो उस समय एक रियासत थी। ओडिसी संगीत और नृत्य समुदाय अक्सर विभिन्न पारंपरिक रागों में उनकी कृतियों का प्रदर्शन करता है।
एडिशनल इंफॉर्मेशन कि राजा राममोहन राय 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में राजा राममोहन राय का जन्म हुआ। रूढ़िवादी ब्राह्मण घराने में हुआ था। उन्हें आधुनिक भारत का जनक और भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। पटना में उन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा में फ्रांसीसी और अरबी का अध्ययन किया। वहां उन्होंने कुरान, सूफी रहस्यवादी कवियों की रचनाएं और प्लेटो और अरस्तू के अरबी अनुवाद पढ़े। उन्होंने वेदों और उपनिषदों को पढ़ा और बनारस में संस्कृत का अध्ययन भी किया। जब वे 16 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने गांव लौटकर हिंदू मूर्ति पूजा की तार्किक आलोचना की। उन्होंने 1803 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड और डिग्बी के निजी दीवान के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1814 में अपना पद छोड़ दिया और धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए कलकत्ता से स्थानांतरित हो गए। उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, 1821 में कलकत्ता यूनिट रियन एसोसिएशन और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गई। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो बंगाली बहुश्रुति रविन्द्रनाथ टैगोर 7 मई 1861 से 7 अगस्त 1941 तक रहे। बंगाल पुनर्जागरण में शामिल थे। वह एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, संगीतकार और दार्शनिक, समाज सुधारक, शिक्षक और चित्रकार थे। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में प्रासंगिक अनुवादिकवाद का उपयोग करते हुए उन्होंने भारतीय कला और संगीत के साथ साथ बंगाली साहित्य को भी बदल दिया। 1913 में वह साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय और पहले गीतकार बने। उनकी कृति गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य और का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1915 में किंग जॉर्ज पंचम ने टैगोर को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की, जिसे बाद में उन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्याग दिया था। जबकि टैगोर के सुंदर गद्य और मंत्रमुग्ध कविता को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बेहद पसंद किया गया था। उनके काव्य गीतों को रहस्यमय और मधुर माना जाता था। वह रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के फेलो थे। टैगोर को बंगाल का वर्ल्ड कहा जाता था और उन्हें गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि उपनामों से भी जाना जाता था। गीतांजलि, साधना, घरे बैरे, गोरा और रविंद्र संगीत उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में से हैं। उनकी रचनाएं भारत में जनगणमन और बांग्लादेश में आराम सोनार बांग्ला को 2 देशों द्वारा राष्ट्रगान के रूप में चुना गया था। पश्चिम बंगाल ने बंगलार, माटी बंगलार, जोल का अपना आधिकारिक रूप राज्य गान बनाया। 1901 में उन्होंने प्रसिद्ध शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? ए 1/4, बी आधा, सी 3/4, डी 2/3। राइट आंसर होगा 3/4। बात करते हैं इसके विषय में की पॉइंट कि पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से ढका हुआ है, जबकि महासागर में ग्रह पर लगभग 96.5% जल जमा है। भूजल, नदियों, झीलों और झरनों में पाए जाने वाले जल की मात्रा लगभग 10.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। पानी, वायु में जलवाष्प, नदियों और झीलों में हिमखंडों और हिमनद मिट्टी की नमी और जलभृतों के रूप में भी पाए जा सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में है, फिर भी इसका केवल एक छोटा सा प्रतिशत लगभग 0.3% ही लोगों के उपयोग के योग्य है। शेष 99.7% महासागरों, मिट्टी, बर्फ की चोटियों और वायुमंडल में है। सतही जल वह जल है जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद है। महासागर, नदियां और झरने, झीलें और जलाशय सभी शामिल हैं। हिमनदों और हिमखंडों को मीठे पानी के भंडार कहा जाता है। वे दुनिया के भूभाग का 10% हिस्सा है।
ये ग्लेशियर अधिकतर ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में पाए जा सकते हैं। भूजल को पूर्ण संतृप्ति की स्थिति में पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाने वाले पानी के रूप में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए जेके सीमेंट उद्योग, बी रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग, डी टाटा लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग। बात करते हैं इसके विषय में की पॉइंट्स कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम पीएसई सरकारी स्वामित्व वाले व्यवसाय हैं जिनमें भारत सरकार या राज्य सरकारों के पास कम से कम 51% शेयर होते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र का चौथा एकीकृत संयंत्र है ने सोवियत संघ के सहयोग से 1965 में आकार लेना शुरू किया। इसे मूल रूप से 29 जनवरी 1964 को एक सीमित कंपनी के रूप में शामिल किया गया था और बाद में इसका सेल में विलय कर दिया गया। इस संयंत्र को देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र माना जाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, जेके सीमेंट इंडस्ट्रीज जेके सीमेंट लिमिटेड भारत में ग्रे सीमेंट के अग्रणी निर्माताओं में से एक है और विश्व के अग्रणी व्हाइट सीमेंट निर्माताओं में से एक है। यह सिंघानिया परिवार द्वारा चलाया गया था। जो लाला कमलापत सिंघानिया के नेतृत्व में भारत के कानपुर में प्रमुखता से उभरा। यह पीएसयू नहीं है। रेंडम कृत्रिम वस्त्र उद्योग, गौतम विजय पंत सिंघानिया एक भारतीय उद्योगपति और रेंडम सिंथेटिक वस्त्र उद्योग के संस्थापक हैं। यह पीएसयू नहीं है। टाटा लौह इस्पात कंपनी, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में और इसका आधार जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। टाटा स्टील लिमिटेड एक अंतरराष्ट्रीय इस्पात निर्माता है। यह टाटा ग्रुप में से शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के दौरान प्रत्याशा रे ने किस खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? ए तैराना, बी मुक्केबाजी, सी व्यायाम या डी कुश्ती। हमारा जो होगा ऑप्शन ए तैराना होगा। बात करते हैं इसके विषय में समाचार में कि प्रत्याशा रे ने तैराकी में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वह KIU 2024 की सबसे सफल महिला एथलीट बनी। रे ने कुल 6 पदक जीते, 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य जीता। उनके प्रदर्शन के उत्कल विश्वविद्यालय के पदक तालिका में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रमुख बिंदु रहे 2017 में शुरू की गई खेलो इंडिया पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर से भारत की खेल संस्कृति को फिर से जीवंत करना है। खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स जैसे वार्षिक आयोजनों की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माना जाता है कि दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ किसकी उपलब्धियों को दर्ज करता है? ए अशोक के, बी चंद्रगुप्त मौर्य के, सी समुद्रगुप्त के, डी चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय की। बात करते हैं की पॉइंट्स कि चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त को दत्त देवी का पुत्र था। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय एक मजबूत सशक्त शासक था जो गुप्त साम्राज्य पर शासन करने और उसका विस्तार करने के लिए अच्छी तरह से योग्य था। उन्होंने भारत के स्वर्ण युग के दौरान 380 से 412 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य पर शासन किया। भारत के महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ कुतुब परिसर में 7 मीटर 23 फीट का स्तंभ है।
जो इसके निर्माण में प्रयुक्त धातुओं की जंग प्रतिरोधी संरचना के लिए उल्लेखनीय है। स्तंभ के अनेक उच्च संचारण प्रतिरोध के कारण प्रतिवादों और धातु वैज्ञानिकों पर ध्यान आकर्षित किया और इसे लोहे के निष्कर्षण और प्रसंस्करण में प्राचीन भारतीय लोहारों द्वारा हासिल किए गए उच्च स्तर के कौशल का प्रमाण गया। स्तंभ पर सबसे पुराना शिलालेख चंद्र नामक राजा का है, जिसे आमतौर पर गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में पहचाना जाता है। यह स्तंभ बांग्लादेशों की जीत का श्रेय चंद्रगुप्त को देता है, जिन्होंने अपने खिलाफ इकट्ठे हुए विरोधियों के संघ के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ी थी। इसमें सिंधु के साथ मुहाने तक फैले युद्ध में वाकाटकों को हराने के लिए भी उनकी प्रशंसा की गई है। महरौली लौह स्तंभ एक ऐतिहासिक स्थल है जो अंगुतुकों को अपनी दिलचस्प और लौह संरचना से लुभाता है, जो 1600 साल पहले इसके निर्माण के बाद से खराब नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में समाचारों में देखा गया हनुमान एक इंडिक एआई मॉडल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए भारत जीपीटी, बी चैट जीटीपी या सी सोरा या डी क्लाइड एआई मॉडल पर। राइट आंसर होगा ए भारत जीपीटी। बात करते हैं न्यूज में कि इंडियन एक्सप्रेस भारत जीपीटी समूह ने हनुमान का अनावरण किया। इंडिक एआई मॉडल के बारे में वह सब कुछ जो आपको जानना आवश्यक है। की पॉइंट्स, हनुमान 7 अन्य विशिष्ट भारतीय इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ आईआई बॉम्बे के नेतृत्व में भारत जीपीटी समूह ने घोषणा की कि वह अगले महीने अपनी पहली जेट जीटीपी जैसी सेवा शुरू करेगा। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित समूह ने नीता महालक्ष्मी हेल्थ केयर के सहयोग से इंडिक भाषा मॉडल की हनुमान श्रृंखला का निर्माण किया। अनिवार्य रूप से हनुमान लार्ज लैंग्वेज मॉडल की एक श्रृंखला है जो हिंदी, तमिल और मराठी जैसी 11 भारतीय भाषाओं में प्रतिक्रिया दे सकती है और 20 से अधिक भाषाओं में विस्तार करने की योजना है। हनुमान को स्वास्थ्य देखभाल, शासन की वित्तीय सेवाओं और शिक्षा सहित 4 क्षेत्रों में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। विशेष रूप से श्रृंखला सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है। भारत जीपीटी के अनुसार यह एक मल्टी मॉडल एआई टूल है जो कई भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट, भाषण, वीडियो और बहुत कुछ उत्पन्न कर सकता है। पहले अनुकूलित संस्करणों में से एक बिजी जीपीटी है, जो एक मॉडल है जिसे चिकित्सा डेटा के दायरे का उपयोग करके स्वास्थ्य देखभाल के लिए तैयार किया गया है। इनका एआई मॉडल का आकार 1.5 बिलियन से लेकर 40 बिलियन पैरामीटर तक है। एलएलएम्स क्या है? बड़े भाषा मॉडल बड़ी मात्रा में पाठ को संसाधित करने के लिए गहन शिक्षण तकनीकों का उपयोग करते हैं। वे बड़ी मात्रा में पाठ का संसाधित करके संरचना और अर्थ के समझकर और उससे सीखकर काम करते हैं। एलएलएम्स को शब्दों के बीच अर्थ और संबंधों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। किसी मॉडल को जितनी अधिक मात्रा में शिक्षण डेटा लिखाया जाता है, वह पाठ को तैयार करने में उतना ही अधिक कुशल हो जाता है। प्रशिक्षण डेटा आमतौर विकिपीडिया, ओपन वेब डेस्कटॉप और कॉमन क्रॉल कॉर्पस जैसे बड़े डेटा सेट होते हैं। इनमें बड़ी मात्रा में डेस्कटॉप डेटा होता है जिसका उपयोग मॉडल प्राकृतिक भाषा को समझाने और उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। हम लोग बात करते हैं 20 क्वेश्चन। ये हमारी वीडियो जो लेंदी हो रही है वो हम इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले 30 क्वेश्चनों के विषय में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।